नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। चुनावी आचार संहिता के दौरान अतिक्रमणकारियों के भूखे भेड़ियों की अतिक्रमण करने की भूख बढ़ती दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि अतिक्रमणकारी खुलेआम अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, परंतु आदर्श आचार संहिता के पालनार्थ तत्पर स्थानीय प्रशासन भी कम मुस्तैद नहीं है और शायद अतिक्रमणकारियों को दो टूक बता दिया कि अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करने से बचें, अन्यथा अतिक्रमण चाहे किसी भी प्रकार का हो और चाहे जिस किसी भी व्यक्ति का क्यों ना हो, वह हटना ही है। आज शुक्रवार को हटाए गए अतिक्रमण की बात करें तो पिछले दिनों राजकीय अवकाश के दिन किसी ने मौका पाकर रामतलाई की पाल पर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के सामने लकड़ी की केबिन रखकर अतिक्रमण कर लिया। जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर ने ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उधर पंचायत समिति के विकास अधिकारी मातादीन मीना ने मसूदा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हेमराज दरोगा को अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। उपखंड प्रशासन व पंचायत समिति प्रशासन के निर्देश पर मसूदा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हेमराज दरोगा ने अतिक्रमण का मौका पर्चा तैयार कर पंचायत के संसाधन जेसीबी से केबिन को हटाकर सड़क जब्त करने की कार्यवाही करने के दौरान ही संबंधित अतिक्रमणकारी के मौके पर आकर केबिन स्वयं ले जाने की गुहार पर केबिन उसे ही संभला दी। अतिक्रमण की मौका पर्चा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी करने का उल्लेख किया गया, पर अब जब केबिन को अतिक्रमणकारी को ही संभलाने दी तो सुपुर्दगी भी होना स्वाभाविक है। अतिक्रमण को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें सूत्रों की माने तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने तो एक नहीं 3 से 4 जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है, तो किसी ने तो सरकारी एवं चरागाह भूमि भी कुछ एक जगह पर भी अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। उधर चुनाव की आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ ही स्थानीय प्रशासन किसी भी अतिक्रमण के प्रति सख्त दिखाई दे रहा है। ग्राम विकास अधिकारी हेमराज दरोगा ने बताया कि पंचायत की आबादी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा लकड़ी की केबिन रखकर अतिक्रमण कर लिया था। अतिक्रमण हटाने के संबंध में उपखंड प्रशासन व पंचायत समिति से विकास अधिकारी द्वारा दूरभाष पर मिले निर्देशों की पालना में मौका पर्चा तैयार किया गया। ग्राम पंचायत के संसाधन से केबिन को जब्त कर लाए जाने की कार्यवाही के दौरान ही केबिन रखने वाले पुखराज नामक व्यक्ति के यहां आकर केबिन को खुद ही ले जाने की कहा और केबिन स्वयं ही ले गया। कस्बे के तहसील परिसर में भिनाई बार एसोसिएशन की अगुवाई में एडवोकेट राहुल आचार्य का जन्मदिन शुक्रवार शाम धूमधाम से मनाया गया। सीएल वैष्णव ने बताया कि गुरुवार शाम से ही एडवोकेट आचार्य के इष्ट मित्रों ने जरिए सोशल मीडिया के उन्हें शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दिया, जहां शुक्रवार दिन भर सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का सिलसिला चलता रहा। देर शाम राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से एडवोकेट मनीष कुमार छिपा अपने मित्र एडवोकेट राहुल के जन्मदिवस को उत्सव में तब्दील करने के लिए भिनाई कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां स्थानीय बार एसोसिएशन अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, पूर्व अध्यक्ष देवकांत व्यास, ओम प्रकाश भट्ट, शमी मोहम्मद, गजानन सेहरावत, कालू भांभी, रामदेव गुर्जर, कान्हा गुर्जर, अमरचंद खींची, विमल सैन, सुनील वैष्णव, जयेश रानका सहित सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया तथा केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आचार्य ने सभी मित्रों और साथियों का आभार व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि एक अपराधी जो किसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने का हकदार नहीं है। इस मामले में मृतक पत्नी ने अपने पति अपीलकर्ता के साथ झगड़े के बाद आगे की यातना से बचने के लिए खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था। पति ने कथित तौर पर उसे मारने के इरादे से माचिस की तीली जलाई और तुम मर जाओ कहते हुए उस पर फेंक दी। आईपीसी की धारा 302 और 498 ए के तहत अपनी सजा को चुनौती देते हुए पति ने अपवाद 4 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि घटना अचानक लड़ाई या झगड़े में हुई थी। उल्लेखनीय है कि अपवाद 4 में कहा गया है, गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्वचिंतन के अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य कार्य किए बिना किया जाता है। स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्षकार उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।
न्यायालय ने कहा कि अपवाद स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह वहां लागू होगा जहां गैर इरादतन हत्या न केवल अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व निर्धारित सोच के बिना की जाती है, बल्कि अपराधी द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ उठाए बिना भी की जाती है। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने मृतिका को मिट्टी के तेल में भीगा हुआ देखकर स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठाया और माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक दी ताकि वह जल जाए। अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है, उसे धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि मामले को 304 आईपीसी के भाग 2 के दायरे में लाया जा सके। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे कई मृत्युपूर्व बयान, मौखिक और चश्मदीद साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा जलाए जाने के बाद जलने की चोटों के कारण हुई। अब अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या यह एक पूर्व निर्धारित हत्या थी या ये गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी, जिसे हत्या नहीं माना जाएगा, या ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। अदालत ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि यह अचानक झगड़े और उकसावे का मामला है क्योंकि उनका झगड़े का इतिहास रहा है। उस दिन ही उनका झगड़ा हो गया था और इस बीच PW1 एक पड़ोसी उनके घर आया और चला गया। इसके बाद ही जलने की घटना हुई, इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त समय था। जहां तक आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के आवेदन का सवाल है, अदालत ने माना कि गैर इरादतन हत्या बिना किसी पूर्व नियोजित मन के और बिना कोई अनुचित लाभ उठाए की जानी चाहिए। इस मामले में अदालत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित फायदा उठाते हुए उस पर माचिस की तीली फेंककर उसे जला दिया, जबकि वह मिट्टी के तेल में भीगी हुई थी। इस प्रकार अदालत ने अपील खारिज कर दी और माना कि अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या का दोषी है। केस टाइटल: अनिल कुमार बनाम केरल राज्य। जिले की 8 विधानसभा सीटों से भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मसूदा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित नहीं करने पर जहां अलग अलग समाज के पदाधिकारियों द्वारा टिकट की दावेदारियां की जा रही है, वहीं आज गुर्जर समाज ने भी दावेदारी करते हुए बीजेपी आलाकमान को खुला चैलेंज दे दिया है कि यदि गुर्जर समाज को मसूदा से टिकट नहीं दिया तो समाज के लोग 8 ही विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों को उनके गांवों में ना तो घुसने देंगे ना ही प्रचार करने देंगे। भाजपा कार्यकर्ता व समाजसेवी सूरज करण गुर्जर ने बताया कि देवसेना ब्लॉक अध्यक्ष किशन गुर्जर व बाड़ी मसूदा से हरलाल गुर्जर ने मसूदा विधानसभा से गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट देने की मांग करते हुए कहा है, जिले में एक भी गुर्जर समाज को टिकट नहीं मिलने पर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चेतावनी देते हुए कहा कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 45,000 गुर्जर वोटर है, यहां से गुर्जर समाज को टिकट दिया जाना आवश्यक है क्योंकि समाज के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों का आक्रोश व्याप्त है। सिर्फ नेतृत्व को जल्दी ही फैसला कर विधानसभा क्षेत्र से गुर्जर प्रत्याशी को टिकट देवें, अन्यथा गुर्जर समाज लामबंद हो जाएगा। सूरज कारण गुर्जर देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष हरलाल गुर्जर समाजसेवी बड़ी किशन गुर्जर देवसेना ब्लॉक अध्यक्ष मसूदा डुदा गुर्जर जोरावरपुरा समाजसेवी। मोदी जी ने बहुत बड़ी सभा की थी आसीन के अंदर और 70,000 बहुमूल्य गुर्जर समाज का 70,000 वोटों का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी गुर्जर समाज को टिकट नहीं दिया गया। अजमेर जिले में एक भी गुर्जर को टिकट नहीं दिया गया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 45,000 गुर्जर है और मैं गुर्जर समाज का देवसेना का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते ये पार्टी आलाकमान से आग्रह करता हूँ कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से गुर्जर समाज को टिकट दिया जावे, अन्यथा गुर्जर समाज में भारी रोष है और गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। गुर्जर समाज का जितने कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता और आम गुर्जर समाज के लोग बहुत भारी रोष है और इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं पार्टी से आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय गुर्जर प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, अन्यथा आपको आने वाले चुनाव में गुर्जर समाज के वोटों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस बंद कर। हमारे भीलवाड़ा जिले में देवनारायण की जन्मस्थली है, मालासरी डूंगरी सवाई भोज का बहुत बड़ा मंदिर है। 80,000 वोटर रहते हुए भी आसीन विधानसभा में भी टिकट नहीं दिया और भीलवाड़ा जिले में खाली एक ही टिकट दिया। और दूसरी बात यह है, वो तहसील हमारी पूरी अटैच में है, तो अजमेर जिले में 7 टिकट फाइनल हो गए बीजेपी से। अब एक ही टिकट बच्चा है। हमारी इतनी बड़ी जाति होते हुए पूरे जिले में कहीं पे हमारे को टिकट नहीं दिया गया। अगर ये मसूदा का टिकट हमारे को नहीं मिलती बीजेपी सरकार गुर्जर समाज को, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। एक भी वोटिंग खिलाफ देंगे, इसके साथ में वोटिंग नहीं करेंगे बीजेपी के साथ में। अजमेर जिले में 7 विधानसभा पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। मसूदा क्षेत्र वो अभी बाकी रहा है।
सातों में से भी एक भी गुजर कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। अगर मसूदा से गुजर कैंडिडेट को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो हम पूरी अजमेर जिले के अंदर किसी भी बीजेपी का कैंडिडेट को किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे, भारी विरोध करेंगे अगर गुजर को मसूदा से टिकट नहीं दिया गया तो। धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की बार एसोसिएशन की साधारण सभा द्वारा विगत दिनों चुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मैदान में कूदकर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके मतदाताओं को रिझाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। वहीं चाय की होटल व कैंटीन में भी प्रत्याशियों ने जेब ढीली करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को रिझाने के लिए चेंबर व घरों में जाकर मिलना भी प्रारंभ कर दिया है। कोर्ट के बाहर कॉरिडोर व कैंटीन में दिख रही भीड़ में जहां एक और प्रत्याशी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े हुए प्रत्याशियों की जनपत्री बांटने का काम भी प्रारंभ हो गया है। 8 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए करीब 50-55 दावेदार सामने आ चुके हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, प्रहलाद शर्मा, राजीव सोगरवाल, इंद्रेश शर्मा तथा उपाध्यक्ष पद के लिए अशोक यादव, बाबूलाल सैनी एवं महासचिव पद के लिए डॉक्टर संजय खेदड़, सुशील पुजारी, रमित पारिक, अंकित सेठी, रोहित शर्मा की दावेदारी देखने को मिल रही है। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि चुनाव करवाने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी अधिसूचना की पालना करवाते हुए करवाए जाएंगे, जिसकी पालना में मतदाता को शपथ पत्र देना अनिवार्य कर रखा है, जिसकी अंतिम तारीख 9 नवंबर है, जिसको लेकर आज भी सतीश चंद्र सभागार में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। उन्होंने बताया कि कल करीब 650 अधिवक्ताओं द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा आज भी करीब 600 अधिवक्ताओं ने शपथ प्रस्तुत किया है, जो प्रक्रिया 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शपथ पत्र देने वाले अधिवक्ताओं से भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया है तथा प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र भरने, फोटो कॉपी करवाने, फोटो चिपकाने एवं फोटो खिंचवाने में भी अधिवक्ताओं की मदद की जा रही है, जिससे मतदाताओं को भी सुविधा प्राप्त होते दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी मनींद्र सिंह कौशिक, हरेंद्र सिंह सिंसिनवार, राजेंद्र सिंह तंवर व उनकी टीम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता साथियों के फॉर्म प्राप्त कर कंप्यूटर पर उनकी फोटो खींचकर रसीद दी जा रही है, जो कि मतदान के समय लाना अनिवार्य होने की जानकारी भी दी जा रही है। आ जाओ उधर ये लो ये हम बात और ये सेकेंडरी जो सारा कहानी आएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 8 दिसंबर को होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी मनींद्र कुमार कौशिक, हरेंद्र सिंह सिंसिनवार, राजेंद्र सिंह तंवर चुनाव संचालन अधिकारियों ने चुनावों के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है, जिस क्रम में अधिवक्ताओं द्वारा शपथ पत्र देना प्रारंभ कर दिया है। चुनाव संचालन अधिकारी राजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जो भी सदस्य राजस्थान हाईकोर्ट में मतदान करना चाहता है उसे 2 नवंबर से 9 नवंबर तक सुबह 10 बजे से 5 बजे के मध्य सतीश चंद्र सभागार में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 9 नवंबर को शपथ पत्र प्राप्त सदस्यों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 16 नवंबर से 18 नवंबर तक शपथ पत्रों के संबंध में आपत्तियां तथा शपथ पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 18 नवंबर को ही अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार 2 नवंबर से 20 नवंबर तक सदस्यता शुल्क जमा किया जाएगा। 21 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 22 नवंबर को मतदाता सूची पर आपत्तियां ली जा सकेगी। 23 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दिनांक 24 से 29 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे तथा 30 नवंबर को नामांकन वापस लिए जाएंगे एवं 1 दिसंबर को प्रत्याशी को दिए गए बैलेट नंबर का प्रकाशन होगा एवं 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा एवं 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होकर उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल 650 अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र दाखिल किए थे एवं आज 600 अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र दाखिल किए हैं। इस प्रकार कुल 1250 अधिवक्ता अपना शपथ पत्र दाखिल कर चुके हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में लेकर गया हूँ। यहाँ चुनाव की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है और चुनाव संचालन समिति के जो पदाधिकारी हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ राजेंद्र सिंह जी तंवर एडवोकेट, जो बताएंगे किस प्रकार से वो अपने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली उसको निर्वहन कर रहे हैं और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। सारी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी तंवर, जो चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी हैं। बताएं तंवर साहब। देखिए 8/12/2023 को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हम वो चुनाव करवा रहे हैं, जिसके तहत हमारे द्वारा एफिडेविट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक 1074 शपथ पत्र लिए जा चुके हैं, जिसका कार्य अभी चल रहा है और ये शपथ पत्र देने का काम 9 तारीख तक रहेगा और उसके बाद 8/12/2023 को हमारे द्वारा चुनाव संपन्न कराएगा। लगभग कितने वोटर रहने की संभावना रहेगी सर? लगभग 4000 के आसपास वोटर रहने की संभावना बताई जा रही है कि उतने हो जाएगा, हमारा जो अंदाजा है अभी। और अभी 1074 लोगों ने शपथ पत्र दे दिए, तो निश्चित रूप से वो तो वोटर हैं ही। इसके अलावा जो और वोटर देंगे 9 तारीख तक की तारीख है, तब तक अपने शपथ पत्र सभी अधिवक्ता जमा करा सकते हैं। आपकी टीम के साथ और कौन कौन अधिवक्ता साथी हैं? हमारी टीम के साथ हमारे एम के कौशिक साहब हैं, हरिंदर सिंह जी सिंसिनीवार हैं, मनोज कुमार आहूजा जी हैं, कजवीर सिंह जी राजावत है, रतन सिंह जी चंद्रावत हैं। थैंक यू। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर 12:21 पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल से पूर्व कचहरी परिसर में स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भाजपा प्रत्याशी गौतम के समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता प्रातः 11 बजे यहां पटेल मैदान पर एकत्रित हुए। यहां आमसभा के पश्चात शहर में रैली निकाली गई। ये रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर 3 बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का पुष्पवर्षा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कई जगह लोगों ने उनका साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। रैली के दौरान गांवों से आए भारी संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। वहीं कार्यकर्ता भाजपा जिंदाबाद व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। आमजन ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया है। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में आमजन क्षेत्रीय विधायक व उनके सुपुत्र के तानाशाह रवैये से तंग आ चुका है, जिसके चलते केकड़ी में भाजपा का कमल खिलना सुनिश्चित है। क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं द्वारा बजरी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने रिंग रोड के चारों ओर किसानों की जमीनें औने पौने दामों में खरीद ली है तथा जो रिंग रोड गोल आकर में बनना चाहिए था वह अब सांप सीढ़ी के आकर में बन रहा है। केकड़ी व सरवार नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस शासन में केकड़ी क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है व जनप्रतिनिधियों के आतंक से आमजन परेशान है। देव दर्शन से की दिन की शुरुआत भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने शुक्रवार को प्रातः पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में पूजा अर्चना की। गौतम ने अजमेर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर, ब्यावर रोड के कागीश बालाजी सहित कई मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत की। फोटो कैप्शन 01 भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम नामांकन प्रस्तुत करते हुए। फोटो कैप्शन 02 भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की नामांकन रैली में उमड़े कार्यकर्ता।